सोशियो रिलीजियस मूवमेंट हमारे खत्म हो गए, उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहां से हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू होता है, राइज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत। राष्ट्रीय आंदोलन किसे कहते हैं? जब कोई देश किसी दूसरे देश को गुलाम बना ले और गुलाम देश के लोग उसका विरोध करने के लिए खड़े हो जाए, लेकिन अगर ये विरोध स्थानीय लेवल पर किसी वर्ग तक सीमित रहे और राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित ना हो तो इन्हें हम दंगे, उपद्रव, विद्रोह ऐसे नाम देते हैं। लेकिन जब विरोध करने के लिए गुलाम देश के सभी लोग इकट्ठे खड़े हो जाएं, उसमें सभी वर्ग के लोगों का, सभी जात के लोगों का, सभी धर्म के लोगों का, सभी लिंग के लोगों का, सभी प्रोफेशन के लोगों का पार्टिसिपेशन हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आंदोलन का उद्देश्य राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होना चाहिए। राष्ट्रवाद की भावना का मतलब क्या है? जब हमारे अंदर ये भावना आ जाए कि ये देश हमारा है और इस देश पे हम ही शासन करेंगे, विदेशी शासन, विदेशी नीति, विदेशी हस्तक्षेप हमें किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। हमारा देश, हमारा शासन, हमारा देश हमारे लोगों के द्वारा शासन, हमारे रिसोर्सेस हमारे द्वारा उसका उपयोग, जब इस प्रकार की भावना हमारे मन में आ जाती है तो इसको राष्ट्रवादी भावना बोलते हैं। और जब इस राष्ट्रवादी भावना के साथ राष्ट्र के सभी लोग मिलकर के कोई आंदोलन चलाते हैं जिसमें ये फीलिंग होती है कि ये देश हमारा है, चाहे उत्तर में हो, पूर्व में हो, पश्चिम में हो, दक्षिण में हो, इस प्रकार की भावना के साथ जब एक व्यापक आंदोलन चलाया जाता है विदेशी सत्ता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, तो इस आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश सत्ता से हमारी ये जो आजादी का आंदोलन है इसी समय झड़प हुई हो। विदेशी सत्ता के खिलाफ भारत में आक्रोश तो 1765 में बैटल ऑफ जो बक्सर था उसके बाद ही शुरू हो गया था। लेकिन हमने इसके पहले पढ़ा कि 1857 का विद्रोह समेत इसके पहले कई विद्रोह भारत में हुए, लेकिन वो विद्रोह थे, आंदोलन नहीं थे। कारण उनमें ना तो पूरे भारत के लोगों का पार्टिसिपेशन था, ना ही राष्ट्रवाद की भावना से वो ओतप्रोत था, ठीक है, ना ही सब लोग जो उसमें भाग ले रहे थे उसका ऑब्जेक्टिव एक था। स्थानीय लेवल पर अपने छोटे छोटे मांगों को लेकर के वो सारे जो विद्रोह है वो किए गए थे, ठीक। लेकिन 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद से भारत में एक राष्ट्रवादी आंदोलन का दौर शुरू हुआ। तो राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब क्या है हमने समझ लिया। अब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके पीछे के कौन कौन से कारण हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे वे फैक्टर्स जिसने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी। पहला महत्वपूर्ण फैक्टर है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इन इंडियन एंड कॉलोनियल इंटरेस्ट। यानी 1858 में जब भारत शासन अधिनियम एक्ट आया था उसमें ब्रिटिश सरकार ने यह कह दिया था कि आज से भारत पर सीधे ब्रिटेन की महारानी का राज होगा, अर्थात भारत की जनता आज से ब्रिटेन की जनता है। लेकिन हमारे पढ़े लिखे लोगों ने जब लंदन जाकर के देखा कि यहां पर जो ब्रिटेन का शासन है अपने लोगों के लिए वो अलग प्रकार का है, और जब वो भारत में शासन करते हैं दिल से वो अपने को मतलब भारतीयों को अपना नहीं मानते, लेकिन थ्योरी में ये कह दिया गया है कि भारत के लोग भी हमारे हैं। तो अगर भारत के लोग आपके हैं तो ब्रिटेन के लोग भी आपके हैं। फिर ब्रिटेन में जितना सुंदर शासन आप अपने लोगों का करते हैं वैसा ही सुंदर शासन आप भारत में क्यों नहीं करते। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन था दोनों जगह के शासन करने वाले एक ही व्यक्ति है, ब्रिटेन में भी वही शासन कर रहे हैं, भारत में भी, लेकिन दोनों जगह अलग अलग प्रकार के शासन के बारे में जब हमारे पढ़े लिखे लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने बताया तो भारतीय जनमानस को धीरे धीरे ये चेतना आनी शुरू हुई और उसको लगा कि इस प्रकार की दोगली सरकार, इस प्रकार की दोगली व्यवस्था जो सालों से भारत पर शासन कर रही है लेकिन आज भी अपने स्वभाव से वो विदेशी बनी हुई है, उसके स्वभाव में भारतीय लोगों के प्रति कहीं भी दया, करुणा, सहानुभूति नहीं है। इसलिए इस प्रकार की सत्ता को हटाना जरूरी है और उसको हटाने के लिए एक बड़े लेवल का प्रयास करना चाहिए। इसलिए इस प्रकार के राष्ट्रवादी आंदोलन की जरूरत लोगों को महसूस हुई। दूसरा है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन यूनिफिकेशन ऑफ कंट्री। 1858 में भारत में रेल आ चुका था, टेलीग्राफ आ चुका था, टेलीफोन आ चुका था, सड़कें बनने लगी थी। ये आधुनिकीकरण में पहले भारत के इलाके दूर दूर थे,
लेकिन सड़क बनने से, रेल बनने से, टेलीग्राफ टेलीफोन आने से मद्रास के लोगों का बंगाल के लोगों से मिलना, बंगाल के लोगों का बंबई के लोगों से मिलना, एक जगह की खबर दूसरी जगह पहुंचना, इस सब से जो हमारा भारत है वो राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से धीरे धीरे एक होने लगा, दूरियां सिमट गई, लोग एक दूसरे से परिचित होने लगे, एक दूसरे के मुद्दों से परिचित होने लगे। यानी अंग्रेजों की आधुनिकता का परिणाम यह था कि अब भारत में एक राष्ट्रीय सोच और एक एकीकरण की भावना सामने आई। ठीक है, इसके पहले तक बंगाल में क्या हो रहा है मद्रास वाले को नहीं पता, मद्रास में क्या हो रहा है बंबई वाले को नहीं पता। ठीक है, तो ये सब चीजें अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगी। इंपैक्ट ऑफ वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन, जो भारतीय विचार, जो पश्चिमी विचार थे, पश्चिमी विचार क्या है, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, मानवाधिकार, उदारवाद, ये तमाम आधुनिक विचारधाराएं यहाँ रही थी। उसके अलावा पश्चिमी ज्ञान विज्ञान, नए नए खोज, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, पश्चिमी शिक्षा, ये तमाम चीजों का भी हमारे यहाँ के पढ़े लिखे वर्गों का पर प्रभाव पड़ा और फिर उन्होंने उन चीजों को समझ करके सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए और भारत के लोगों को शिक्षित किया। तीसरा, रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर। 1858 के बाद भारत में प्रेस का बहुत तेजी से विकास हुआ, खास करके देसी भाषाओं की पत्र पत्रिकाएं, किताब, साहित्य, ये सब छपने शुरू हुए। इसमें जो पढ़े लिखे लोग थे, जो अखबार चलाते थे, वो अंग्रेजों की ये जो दोगली नीति और शोषणकारी नीति उसके बारे में छापते थे। अब चूंकि आम भाषा में होती थी, जनता की भाषा में होती थी, इसलिए अपनी अपनी भाषा में जब लोगों ने पढ़ा कि अंग्रेज सरकार किस हद तक हमारा शोषण कर रही है, तो एक राष्ट्रीय आंदोलन की जरूरत हमको महसूस हुई। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पास्ट, सामाजिक सुधार आंदोलन के समय में भारत के लोगों को जो ये मान बैठे थे कि अंग्रेज हमसे सुपीरियर है, हम इंफीरियर है, अंग्रेज ही शासन करना जानते हैं, हम नहीं जानते, हम तो दबे कुचले लोग हैं, ये हमारा भाग्य है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम इनके हाथों शोषित होते रहे। और इन्होंने कहानी भी ऐसी गढ़ी थी, व्हाइट्स मैन बर्डन, तुम लोग अनसिविलाइज्ड हो, तुमको सिविलाइज्ड बनाने आए हैं। तो एक प्रकार से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से लोग भरे हुए थे। लेकिन जब सोशल रिलीजियस मूवमेंट के दौरान लोगों को बताया गया कि भारत का पास्ट कितना ग्लोरियस था, हमारी इकोनॉमी कितनी अच्छी थी, हमारी कृषि कितनी अच्छी थी, हम कितने आत्मनिर्भर थे, भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, ये तमाम बातें जब भारत के लोगों को पता चला तो हमें अपने गौरव का जो है ज्ञान हुआ और हम एक जुझारूपन के साथ अपने उस पुराने अतीत को प्राप्त करने के लिए, विदेशी सत्ता को भारत से भगाने के लिए उठ खड़े हुए और एक राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो प्रारंभ हो चुका। प्रोग्रेसिव कैरेक्टर ऑफ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, सामाजिक सुधार आंदोलन में भारत जिन कुरीतियों से जकड़ा हुआ था, जिसके कारण हम एक नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सबका एक होना बहुत जरूरी है। सामाजिक सुधार आंदोलन में जाति प्रथा, दहेज प्रथा, सती प्रथा, अशिक्षा, इस प्रकार की अनेक सामाजिक बुराइयों को दूर करके और हमें यह एहसास दिलाया कि ऊंच जाति वाले, नीची जाति वाले, हिंदू, मुसलमान, ये सब बाद में, पहले हमें हमारा जो कॉमन शत्रु है ब्रिटिश सरकार, उससे लड़ना है और उसके लिए हमें एक होना बहुत जरूरी है। तो ये प्रोग्रेसिव कैरेक्टर जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट का था, ये लोगों को एक करने का काम किया। विमेन एंड लोअर कास्ट इमेंसिपेशन, विमेन और लोअर कास्ट जिनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, ये इसके पहले जो आंदोलन भारत में चले थे, जो विद्रोह वगैरह, उनमें इनका पार्टिसिपेशन होता भी नहीं था। ये चाहते भी कि हम कर लें तो महिलाओं को, शूद्रों को, दलितों को असक्षम माना जाता था, ये मूर्ख है, इनके पास ज्ञान नहीं है, ये क्या हमारे आंदोलन को सफल बनाएंगे, इस प्रकार की सोच थी। लेकिन सामाजिक सुधार आंदोलन के समय महिलाओं और जो निचली जात के लोग था, उनका भी सशक्तिकरण किया गया, उनको भी इसके बाद जो कांग्रेस आंदोलन चलाएगी उसमें उसको जोड़ा गया, तो हमारे आंदोलन का दायरा बढ़ा और हमारा आंदोलन राष्ट्रीय कैरेक्टर का बन गया। राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, भारत से बहुत सारे लोग भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान उसको पढ़ रहे थे, कुछ लोग ब्रिटेन जा रहे थे, कुछ लोग अमेरिका जा रहे थे, कुछ लोग रूस जा रहे थे। तो ये जो मध्यम वर्गीय पढ़ा लिखा वर्ग था, इसका तेजी से उदय हुआ भारत में 1858 के बाद, और ये नए ज्ञान विज्ञान से परिचित हुए, नए पश्चिमी आइडियाज से परिचित हुए, और फिर इन्होंने लोगों के बीच में बताया कि ये धर्म, कुरीति, अंधविश्वास ये छोड़ो और रैशनलिज्म, तार्किकता के साथ, ज्ञान विज्ञान के साथ काम करो। तो इससे भारत में जो सामाजिक विभेद था वो दूर हुआ और मिडिल क्लास के नेतृत्व में ही सामाजिक सुधार आंदोलन भारत में हुआ, और फिर आगे चल करके मिडिल क्लास के नेतृत्व में ही भारत का राष्ट्रीय आंदोलन भी चलेगा। इंपैक्ट ऑफ कंटेम्पररी मूवमेंट्स वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में उस समय कई घटनाएं घट रही थी, जैसे रूस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति,
नेपोलियन का उदय, फिर 1905 में जापान ने, एक छोटा से देश ने रूस को हरा दिया। तो ऐसे कई घटनाएं दुनिया में घट रही थी, जिससे हमारे यहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस आया कि पूरी दुनिया में ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, एक छोटा सा देश बड़े से देश को पराजित कर रहा है, तो अगर हम भी मिलकर के प्रयास करें तो हम भी इस विदेशी सत्ता से मुक्ति पा सकते हैं। रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति। प्रतिक्रियावादी नीति का मतलब क्या? पहले कुछ करना, बाद में कुछ करना। एक उदाहरण मैं देता हूं। एक गवर्नर जनरल या वायसराय थे लॉर्ड लिटन, उसने भारत में बड़ी शोषणकारी नीति अपनाई, लेकिन जब भारत के लोगों ने जब उसका विरोध किया, तो उसके बाद जो गवर्नर जनरल या वायसराय आए लॉर्ड रिपन, उन्होंने बड़ी दयालु और सहानुभूति वाली नीति अपनाई। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमें यह समझ में आया कि अगर मिलजुल करके ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया जाए तो हमें सफलता मिलती है। हमने ये चीज सीखी थी अंग्रेजों की ही प्रतिक्रियावादी नीतियों के द्वारा। ठीक है, एक था इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883 में आया था। इसी के समय में थर्ड व्हाइट म्यूटिनी हुआ था। ये थर्ड व्हाइट म्यूटिनी क्या है? इल्बर्ट एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने समर्थन किया था। इसके पहले व्यवस्था यह थी कि जब किसी यूरोपीय या गोरे आदमी का मामला कोर्ट में जाएगा तो उसको कोई इंडियन जज नहीं सुन सकता, उसको केवल यूरोपीय जज ही सुनेगा। लेकिन इल्बर्ट बिल ने क्या किया था कि अब चाहे गोरे आदमी का मामला हो चाहे काले आदमी का मामला हो, जो जज सिटिंग है, जो जज बैठा हुआ है, चाहे वो गोरा हो या काला हो, भारतीय हो या यूरोपीय हो, वो इस मामले को सुनेगा। अर्थात इल्बर्ट बिल के माध्यम से अब गोरे लोगों का मामला भी भारतीय जज सुन सकते थे। इससे जो अंग्रेज थे भारत में, उनको बड़ा धक्का लगा, उनको बड़ा अपमान लगा कि अब एक काला व्यक्ति गोरे आदमी का, जो कि श्रेष्ठ आदमी है गोरा, उसका एक निकृष्ट आदमी काला वो मामले का फैसला करेगा और हमको सजा सुनाएगा या हमको माफ करेगा। इसलिए गोरे लोगों ने भारत में इसका विरोध कर दिया था। इसके कारण भारतीयों को अंग्रेजों की सही नीति समझ में आई कि ये कितना भी अपने आप को भारतीय लोगों को अपना कह ले, लेकिन ये अपनी सर्वोच्चता ही बना करके रखते हैं और हमें सदैव निकृष्ट समझते हैं। तो ये भावना हमारे लोगों को समझ में आई और यही से राष्ट्रीय आंदोलन, इन सब घटनाओं से राष्ट्रीय आंदोलन की जरूरत भारत को महसूस हुई। राइज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, भारत में 1858 और बल्कि 1820 के बाद से ही भारत में छोटे छोटे राष्ट्रीय संगठन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनने शुरू हो गए थे। हालांकि वो बहुत प्रभावकारी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जनता को जागरूक करने का काम किया। राजनीतिक संगठन बनाए और राजनीतिक संगठन के माध्यम से अंग्रेज सरकार से अपने हक की मांग उन्होंने करनी शुरू की, तो उन ऑर्गेनाइजेशंस का भी प्रभाव पड़ा। रैशियल डिस्क्रिमिनेशन या व्हाइट्समैन बर्डन का कॉन्सेप्ट, अंग्रेज अपने रेस को, अपनी गोरी नस्ल को श्रेष्ठ मानते थे और भारतीयों को वो इंफीरियर मानते थे। और इसके कई उदाहरण शासन में, प्रशासन में, प्रेस में, सिविल सर्वेंट में, सब जगह इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं कि वो मुंह से चाहे कुछ भी कह दें, चाहे कितना भी कह दें कि हम भारतीय हमारे हैं, लेकिन वो केवल हमारा शोषण करते हैं, हमारा दोहन करते हैं और हमारे साथ इंफीरियर ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, और व्हाइट्समैन बर्डन कॉन्सेप्ट, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय लोग असभ्य हैं, इस मिथक को भारत में जब सामाजिक सुधार आंदोलन चला तो इस मिथ को तोड़ दिया, क्योंकि हमें हमारे पास्ट के बारे में बताया गया कि हम असभ्य नहीं हैं, बल्कि हम इन गोरे अंग्रेजों से ज्यादा सभ्य हैं, ये हमको क्या सभ्य बनाएंगे। शुरू में हमको लगता था कि ठीक है हम असभ्य हैं, लेकिन सोशियो रिलीजियस मूवमेंट ने हमारी चेतना को जागृत किया और हमको एहसास हुआ कि ये एक घटिया कॉन्सेप्ट है, ये एक मिथ है और इसी नाम पर ये अब तक हमको लूट रहे थे, हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। रोल ऑफ अर्लियर अपराइजिंग प्लस रिवोल्ट ऑफ 1857, इसके पहले जो कई छोटे मोटे विद्रोह हुए थे और फिर 1857 का विद्रोह हुआ था और उसमें असफलता मिली थी, और असफलता के बाद अंग्रेज किस प्रकार से हमारे आंदोलनों को दबाते थे, हमारे आंदोलनकारियों को तोप से बांध के उड़ाते थे। तो इस कारण भारतीय लोगों की चेतना जागी कि आज उनके साथ हुआ है तो कल हमारे साथ होगा, इससे बेहतर है वक्त रहते हम एक बड़ा आंदोलन मिलजुल करके अपने विभेद भूल करके और लड़ाई लड़ें ताकि हमें इस शोषणकारी व्यवस्था से आजादी मिले। एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, हर विभाग में, सेना में, शासन में, प्रशासन में, राजनीति में, हर जगह पर अंग्रेज भारत का और भारतीय लोगों का शोषण कर रहे थे। और इसको हमारे इकोनॉमिक क्रिटिक्स दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त जैसे लोगों ने, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और ऐसे बहुत सारे ज्ञानी लोगों ने भारतीय लोगों के समक्ष ये बात रखी
कि विदेशी सत्ता अल्टीमेटली विदेशी है, वो केवल और केवल हमारा शोषण कर सकती है, हमारा भला कभी नहीं कर सकती। इन सभी कारणों से हमारे यहाँ के आम लोगों की चेतना, पढ़े लिखे मध्य वर्ग की चेतना जागी और उनको लगा कि शोषणकारी व्यवस्था का अंत करना बहुत जरूरी है, और इसका अंत तभी होगा जब हम भारत को एक राष्ट्र माने, हम अपने जात पात ऊंच नीच का भेदभाव भूल करके राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर के काम करें। इन सारे कारणों ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की जरूरत को सामने ला करके रखा। ठीक, अब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन 4 चरणों में हुआ है। 1885 से लेकर 1947 तक के पूरे फेज में जो राष्ट्रीय आंदोलन का दौर है उसे हम 4 चरणों में बांटते हैं। जो पहला चरण है उसको बोलते हैं लिबरल फेज, उदारवादी चरण। यह 1885 से 1905 तक चला है, जिसको मॉडरेट फेज, हिंदी में दोनों का मतलब उदारवादी होता है, चाहे आप मॉडरेट बोलो या लिबरल बोलो, ठीक है, और ज्यादा है तो मध्यम वर्गीय चरण इसको कहते हैं। 1885 से 1905 तक, माने कांग्रेस की स्थापना से 1905 तक का लगभग ये जो 20 साल का पीरियड है, इस पीरियड में ये मॉडरेट या लिबरल फेज इसलिए कहते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के बाद हमने एकदम से आजादी की मांग शुरू नहीं कर दी। कांग्रेस की स्थापना तो हो गई थी, लेकिन कांग्रेस आजादी पाने के लिए नहीं बनाया गया। कांग्रेस का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के मन को परिवर्तित करना, ताकि वो हमारे साथ ये जो शोषण कर रहे हैं उसमें कुछ ढिलाई दें, कंसेशन प्राप्त करने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका तरीका क्या था? कांग्रेस जब शुरू में बनी थी तो इसके सारे नेता बुजुर्ग थे, और जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसके अंदर लड़ाई दंगा या रेडिकल अप्रोच नहीं होता, उसमें एक लिबरल अप्रोच होता है। तो ये ब्रिटिश सरकार से प्रार्थना पत्र लिख करके, छोटे मोटे हड़ताल करके, ठीक है, हाथ जोड़ करके, जी हुजूरी करके, उनके हृदय को परिवर्तन करके किसी भी तरीके से कंसेशन प्राप्त करने की बात करते थे। अंग्रेजों से लड़ करके, कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करके, अंग्रेज सरकार को परेशान करके ये कुछ भी प्राप्त करना नहीं चाहते, इसलिए इनको उदारवादी चरण कहा गया। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। क्यों हुआ वो हम कभी और आगे पढ़ेंगे। बंगाल के विभाजन के बाद भारत में युवा लोगों का राष्ट्रीय आंदोलन में रोल बढ़ा, और युवा लोग गर्म खून के होते हैं, इसलिए उनकी संख्या जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बढ़ने लगी, और उन्होंने नई मांग शुरू की भारत में कि हम लड़के आंदोलन प्राप्त करेंगे, हमें यह प्रार्थना पत्र और शीश झुका करके हमें आजादी नहीं चाहिए, हमारा देश है, इन्होंने हमें गुलाम बनाया है और हमें उनसे आजादी प्राप्त करने के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये जो 1905 से 1915 तक का जो चरण है इसको बोला जाता है एक्सट्रीमिस्ट फेज, गरम पंथी दौर। ठीक है, इसी को होम रूल मूवमेंट का फेज भी कहते हैं। तीसरा होता है गांधीयन फेज, जो 1916 से 1942 तक चला। इसमें पूरे गांधी जी के प्रिंसिपल के हिसाब से भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चलाया जाएगा। इसी समय मिलिटेंट फेज भी शुरू होता है, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी लोगों ने ब्रिटिश सरकार के प्रति एक कड़ा रुख अपनाया था। और चौथा फेज है फेज टुवर्ड्स अटेनिंग फ्रीडम, स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला चरण, जो कि 1942 से 1947 तक चला है। तो हम इन चारों चरणों को एक एक करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखें कि क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था या इसके पहले भी कुछ थे? यदि थे तो वो कौन थे, उनके क्या उद्देश्य थे? ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बिफोर आईएनसी। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बना, उसके पहले के भारत में जो बने थे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, इसके पहले हमने सोशियो रिलीजियस मूवमेंट में जो पढ़ा वो तो या तो सोशियो ऑर्गेनाइजेशन थे, या तो सोशल थे, या रिलीजियस थे, वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे। ठीक है, अच्छा यहाँ एक नोट भी लिखा है, उसको समझना। India's Indian national movement was world's largest national movement fought with principle of truth and non-violence. भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था 1885 से 1947 तक, ये दुनिया में सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर लड़ा गया सबसे बड़ा आंदोलन था। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो हम देखते हैं कांग्रेस के पहले के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग 4 भागों में बांटेंगे। कैपिटल ए, वे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो मुंबई में बनी, तो बॉम्बे बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें पहला है बॉम्बे एसोसिएशन, 1852 में बना था, और उसको बनाने वाले व्यक्ति थे जगन्नाथ शंकर सेठ। ठीक है, बस हो गया, इनमें केवल सन और फाउंडर का नाम याद रखना, कुछ नहीं। नंबर 2, पुणे सार्वजनिक सभा, 1870 में महादेव गोविंद रानड़े द्वारा इसको बनाया गया था। तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, 1885 में इसको बनाया था फिरोज शाह मेहता, बहरुद्दीन तैयब, केटी तेलन,
1875 है, 85, ठीक है, 1875 में बना था, 1883, ठीक है। तो कब बना था? 1883 में बना था। फिरोज शाह मेहता, बहादुद्दीन तैयब और केटी तेलंग द्वारा। इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के पीछे कारण था एल्बर्ट बिल को सपोर्ट करना, और एल्बर्ट बिल क्या है मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, ठीक है। तो ये तीन महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है जो बॉम्बे में थे। इसके बाद देखते हैं मद्रास बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो मद्रास में बनी। पहला है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, 1849 में बनाया था इसको गाजुलू लक्ष्मी चेट्टी नामक व्यक्ति ने। दूसरा है मद्रास महाजन सभा, 1844 में बना था बाय पी आनंद चार्लू, एम वीर राघवाचारी और जी सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक, इन तीनों ने। फिर इन तीनों में से जो शुरू के दो हैं आनंद चार्लू और वीर राघवाचारी, इन्होंने द हिंदू नामक न्यूज़पेपर पब्लिश किया था, जो आज द हिंदू इंडियन सिविल सर्विस में बहुत ज्यादा पढ़ी जाती है। वो हिंदू न्यूज़पेपर इस मद्रास महाजन सभा के आनंद चार्लू और वीर राघवाचारी द्वारा मिलकर के शुरू किया गया, ठीक है। तो ये दो महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है किसके? मद्रास के। हम देखते हैं बंगाल बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बंगाल के जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से वो देखते हैं। उसमें पहला है जमींदारी एसोसिएशन 1836, और ओवरऑल ये जो जमींदारी एसोसिएशन है ये भारत का पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। डेट वाइज देख सकते हैं, इसको अरेंज करने में भी आता है कि कौन पहले बना कौन बाद में। तो जमींदारी एसोसिएशन 1836 में बना। इसको बंगाल के जमींदारों ने अपने हित की रक्षा करने के लिए बनाया था। ये कोई राष्ट्रीय चरित्र का नहीं था, ठीक है। जमींदारों के साथ अंग्रेज जो शोषण करते थे उसका विरोध करने के लिए इसको बनाया था। जमींदार लोग कौन कौन थे? प्रसन्न कुमार टैगोर, ये सब जमींदार थे बंगाल के। राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, ये इत्यादि लोगों ने मिलकर बनाया था। इस ऑर्गेनाइजेशन का एक दूसरा नाम भी है अंग्रेजी में जमींदारी एसोसिएशन, तो जमींदार की जगह लैंडलॉर्ड सोसाइटी भी इसको कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, 1843 में बनाया था विलियम एडम्स ने, जो कि राजा राम मोहन राय के दोस्त थे। तीसरा बनाया था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। 1851 में इसको 1 और 2 दोनों को मर्ज करके बनाया गया था, और इसके डिमांड क्या थे, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के जो फाउंडर मेंबर है वो कौन कौन हो जाएंगे? 1 और 2 के जितने सबको मिला दो तो बन जाएगा, ठीक है। 1 और 2 माने ये जमींदार वाला और ये ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। इसकी डिमांड क्या थी, क्यों बनाया गया था? सेपरेट लेजिस्लेचर ऑफ पॉपुलर कैरेक्टर, यानी भारत में एक ऐसी विधानसभा हो जो पॉपुलर कैरेक्टर का हो। पॉपुलर कैरेक्टर का मतलब उसमें ज्यादा से ज्यादा जो प्रतिनिधित्व है भारतीय लोगों को। अभी कानून तो बन रहा था विधानसभा में, विधान परिषद में, लेकिन उसमें अंग्रेज लोग थे, भारतीय लोग नहीं थे। तो भारतीय लोगों को, जिसमें भारत में महिला पुरुष सभी टाइप के लोगों को विधानसभा में शामिल किया जाए, तो उसको बोलते हैं पॉपुलर कैरेक्टर का, ठीक है। दूसरा है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग कर दिया जाए। अभी कार्यपालिका न्यायपालिका में खालमेल है, ठीक है। तीसरा है रिडक्शन इन सैलरीज ऑफ हायर ऑफिशियल्स, क्योंकि उच्च अधिकारी अंग्रेजों के जो होते थे वो अंग्रेज ही होते थे और उनका वेतन बहुत ज्यादा होता था, और वो वेतन भारतीय जनता के टैक्स से दिया जाता था, ठीक है। तो इन्होंने मांग किया था कि जो उच्च पद में लोग बैठे उनकी सैलरी बहुत ज्यादा, उसको कम कीजिए। तीसरा है, चौथा है एबोलिशन ऑफ साल्ट ड्यूटी, नमक पर बहुत ज्यादा कर लगाया जाता था, तो उस कर को खत्म किया जाए। आबकारी कर को खत्म किया जाए, और स्टाम्प ड्यूटी को भी खत्म किया जाए, ठीक है। ये जो तीसरे नंबर का ऑर्गेनाइजेशन है, इसने 1857 के रिवोल्ट का सपोर्ट किया था। चौथा बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में बनाया था। क्यों बनाया था? मैं जब दादा भाई नौरोजी पढ़ा रहा था तो बता दिया था, ठीक है। 3 साल बाद 1869 में इसकी ब्रांचेस भारत की तीनों प्रेसिडेंसी में खोली गई, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में। पांचवा है इंडियन लीग, 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। फिर इंडियन लीग को खत्म कर दिया गया, और इंडियन लीग जो है 6वें नंबर के साथ आगे मिल जाएगा। 6वां नंबर क्या है? इंडियन नेशनल एसोसिएशन, कांग्रेस के पहले का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन, बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में आता है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 में इसको सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर के बनाया। फिर 1876 में बाद में इसमें 5वां नंबर भी आके मिल गया, तो शिशिर कुमार घोष भी इसमें मेंबर हो गए, ठीक है। इट डिमांडेड, इसकी मांग क्या थी? एबोलिशन ऑफ आर्म्स एक्ट 1878 में भारत में एक शस्त्र कानून आया था। वो शस्त्र कानून ये कहता था कि भारतीय लोग तो हथियार नहीं रख सकते, लेकिन अंग्रेज लोग रख सकते हैं। तो ये
अभेदकारी कानून था, इसका डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। इसलिए इन्होंने कहा था कि आर्म्स एक्ट को खत्म किया जाए। और फिर बर्नाकुलर प्लेस एक्ट 1878, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इन दोनों कानूनों को खत्म करना। इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, जो भारत में सरकारी सर्विसेज है जिनमें अंग्रेजों की भरमार है, उसका भारतीयकरण किया जाए, उसमें भारतीयों को भी लिया जाए, उसका सिलेबस, उसका पाठ्यक्रम, उसकी परीक्षा की पद्धति, सब कुछ भारतीयकरण किया जाए, भारत में उसकी परीक्षा होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इंक्रीजिंग एज फॉर आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस के लिए जो एज थी मैक्सिमम एज 23 साल हुआ करती थी, उसको थोड़ा और बढ़ाया जाए। एंड ऑल इंडिया फंड फॉर पॉलिटिकल एजुकेशन, भारत में जगह जगह विरोध प्रदर्शन करने के लिए फंड बनाया जाएगा, जिसमें कुछ पैसा कलेक्ट करेंगे और उसी पैसे के माध्यम से हम जगह जगह पर धरने इत्यादि करके, सभा इत्यादि आयोजित करके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अंग्रेजी नीतियों का विरोध करेंगे। जो 6वें नंबर का है, इट कंडक्टेड इट सेशन या मीटिंग, ये अपना सेशन या मीटिंग समय समय पर आयोजित करती थी और दो ही ऐसा ये अपना सत्र या मीटिंग कर पाई। पहला मीटिंग इसका था 1883 में और दूसरा था 1885 में, और दोनों हुए थे कलकत्ता में, इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता ही था, ठीक है। और फिर 1886 में ये कांग्रेस के साथ मिल गई, कांग्रेस में इसका विलय हो गया, ठीक है। ये जो है इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसने सपोर्टेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड इंक्लूजन ऑफ मासेस इन पब्लिक मूवमेंट। इसने कहा कि भाई देश में आंदोलन चलाने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता और आम लोगों की सहभागिता जरूरी है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिफोर आईएनसी, आईएनसी के बनने के पहले ये सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, आपको याद रखना है। सपोर्टेड बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में एक बंगाल काश्तकारी कानून आया था जिसका इस ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया था। इस काश्तकारी कानून में यह था कि किसानों को कुछ अधिकार दिए गए थे, ठीक है, तो इसका इन्होंने समर्थन किया। अब लिमिटेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बिफोर आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले के जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे, जो इनके बारे में हमने पढ़ा, उसकी क्या कमी थी जिसके चलते फिर हमको आईएनसी बनाना पड़ा। नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनता ही नहीं। क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि पिछले वाले में कुछ कमी थी। क्या कमी थी देखते हैं। नंबर 1, लिमिटेड इन ऑब्जेक्टिव्स, रीच एंड पार्टिसिपेशन। एक तो इसके लक्ष्य या उद्देश्य सीमित थे, बहुत बड़े लक्ष्य इसके नहीं थे। दूसरा, इसकी रीच, ये ज्यादातर पढ़े लिखे मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के लोगों तक ही सीमित था, आम जनता का इसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था, ठीक है। तो रीच एंड पार्टिसिपेशन। दूसरा है मेनली लेड बाय जमींदार और इलीट क्लास। मुख्यतः इन सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने वाले लोग या तो इलीट क्लास के थे या बड़े अमीर जमींदार टाइप के वर्ग के लोग थे, जिनका आम लोगों से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं था, और इन्होंने अपने अपने हित की पूर्ति के लिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे। तीसरा, डिमांडिंग ऑन द कंसेशन नॉट स्वराज। इन सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का ज्यादातर उद्देश्य अंग्रेज सरकार से थोड़ी मोड़ी छूट प्राप्त करना था, आजादी प्राप्त करना, स्वराज प्राप्त करना या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए लोगों को तैयार करना, ये सब उद्देश्य नहीं था। चौथा, सपोर्टेड ब्रिटिश गवर्नमेंट्स वर्किंग मेथोडोलॉजी। ये खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट की कार्य करने की पद्धति को, उनके वेस्टर्नाइजेशन के सिस्टम को सबको अच्छा मानते थे, तो स्वाभाविक बात है उनसे आजादी की बात ये कर नहीं सकते थे। पांचवा, वर्किंग विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ये नियम कानून के दायरे में रहकर के काम करना चाहते थे, बहुत ज्यादा हड़ताल, पंगा, लड़ाई झगड़ा ये सब करना नहीं चाहते थे। ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे जिससे ब्रिटिश सरकार को परेशानी हो, तो ये उनकी कमियां थी, ठीक। अब इन सारी कमियों को दूर करने के लिए हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे बड़े संगठन की जरूरत पड़ी। तो अब आते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, मोस्ट पॉपुलर मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश अथॉरिटीज इन एशिया एंड अफ्रीका। वास्तव में इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन गांधी के आने के बाद ये मूवमेंट बन गया। ऑर्गेनाइजेशन और मूवमेंट का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन माने 100, 200, 400, 500 मेंबर होंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। लेकिन मूवमेंट का मतलब क्या है कि बिना मेंबर के भी हर आदमी इससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है, और जब ये कोई काम करता है तो जनता अपने आप इसमें पार्टिसिपेट करने आ जाती है, तो वो बन जाता है आंदोलन। तो हालांकि शुरू में तो कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन ही था, लेकिन गांधी के आने के बाद कांग्रेस एक आंदोलन बन गया। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ये मोस्ट पावरफुल मूवमेंट था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। पूरे एशिया और अफ्रीका में सबसे पावरफुल आंदोलन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का आंदोलन। वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड लार्जेस्ट नॉन वायलेंट मूवमेंट। इंडियन कांग्रेस ने जो मूवमेंट चलाया भारत में, वो दुनिया का सबसे बड़ा अहिंसात्मक आंदोलन था, और पहला अहिंसात्मक आंदोलन था जिसके माध्यम से किसी एक देश ने आजादी प्राप्त किया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, वर्तमान में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये फिर से एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई, मूवमेंट नहीं रहा।
ठीक है, तो ये ओल्डेस्ट पार्टी है भारत की और सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब ओल्डेस्ट तो आप कहोगे कि सर ये बंगाल वाला है जमींदारी एसोसिएशन, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता, खत्म हो गया। तो जो अभी एग्जिस्ट करते हैं उनमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी है, पहले नंबर पे बीजेपी आ चुकी है। फाउंडेड ऑन 28 दिसंबर 1885, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ। ठीक है, और इसी समय इसका एनिवर्सरी मनाई जाती है। इसको स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान था वो था स्कॉटिश रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ए.ओ. ह्यूम, जो स्कॉटलैंड का निवासी था और भारत में ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत शासन जो है सरकारी नौकरी में काम करता था। ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में सेक्रेटरी के पद पे काम करते थे। ये रिटायर हो चुके थे और फिर इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, जिसमें बहुत सारे भारतीय लोगों ने इनकी मदद की थी, यानी कि वो भी फाउंडिंग मेंबर थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, रास बिहारी बोस, मदन मोहन मालवीय, बहरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता, आनंद मोहन बोस इत्यादि। ये सब मिलकर के, हालांकि उसका नेतृत्व किया था ए.ओ. ह्यूम ने। ठीक है, तो अगर एक व्यक्ति पूछा जाए फाउंडर तो वो ए.ओ. ह्यूम है, बाकी इन लोगों का भी हम इन लोगों को को फाउंडर बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बिना भारतीयों की मदद के कैसे कोई अंग्रेज हमारे भारत में ऑर्गेनाइजेशन बना लेगा। ठीक है, जब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना उस समय बायस राय भारत में लॉर्ड डफरिन थे 1885 में। ठीक है, इस कांग्रेस को बनाने के पीछे उद्देश्य था टू प्रोवाइड अ कलेक्टिव पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म टू द एजुकेटेड इंडियन पीपल। भारत में जो पढ़े लिखे लोग थे, तो भारत में कई छोटे छोटे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे। कांग्रेस ने सोचा कि एक ऐसा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो, भारत के सभी लोग, सभी जात, सभी धर्म के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, ताकि जब कलेक्टिव रूप से आवाज उठाई जाएगी तो वो आवाज ज्यादा प्रभावी होगी। ठीक है, आगे हम ये भी चिंतन करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का असल चरित्र क्या था। कुछ लोग कहते हैं अंग्रेजों के द्वारा जानबूझकर के किया गया एक षड्यंत्र था और अंग्रेजों ने खुद ही एक कांग्रेस नामक संस्था बना दी थी ताकि भारतीयों द्वारा कोई बड़ा आंदोलन खड़ा न किया जाए। तो देखते हैं आगे क्या है। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं। व्हाई इट वाज नीडेड, यानी कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय संगठन की जरूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है, क्या इसके पहले के जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे क्या वो पर्याप्त नहीं थे? नहीं थे। ठीक है, क्यों नहीं थे, चलिए देखते हैं। नंबर 1, नो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल इंडिया कैरेक्टर। इसके पहले पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो थे, लेकिन वो सब अपने अपने स्वार्थ पर आधारित थे, अखिल भारतीय चरित्र के नहीं थे, सीमित थे, उसके मेंबर्स सीमित थे, ये तमाम कमियां थी। ठीक है, दूसरा, नो आइडिया अबाउट हाउ एंड व्हाट टू डू विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश सरकार से लड़े झगड़े, प्रार्थना लिखें, माफी मांगे, उनके सत्ता को स्वीकार करें, उनका विरोध करें, क्या करें क्या नहीं करें, यह स्पष्ट नीति नहीं थी किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की। लेकिन कांग्रेस के आने के बाद एक स्पष्ट स्ट्रेटजी बनी, कुछ ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए, तरीका तय किया गया कि हमें अंग्रेजों से क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए। ठीक है, तो ये काम कांग्रेस ने किया। तीसरा, अर्लियर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर लेड बाय एलीट। जो शुरू के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे, जो हमने इसके पहले पढ़ा, उसमें सब अभिजात वर्ग के लोग, अमीर वर्ग के लोग, पढ़े लिखे वर्ग के लोगों का ही बोलबाला था, आम लोगों से उनका कोई वास्ता नहीं था। हालांकि गांधी के पहले कांग्रेस खुद ऐसा था। ठीक है, पर वो तो गांधी के आने के बाद कांग्रेस बदला। ठीक। पांचवा, इंडिया वाज नॉट ट्रीटेड एज अ नेशन एंड हेंस देयर वाज लैकिंग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग कॉमन मासेस। भारत को अंग्रेज या दुनिया में कहीं पर भी भारत को एक राष्ट्र के रूप में नहीं देखा जाता था। कांग्रेस ने एक बड़ा काम यह किया, खासकर गांधी के आने के बाद, कि भारत को एक राष्ट्र बनाया, भारत के लोगों को यह एहसास दिलाया कि हमारा देश है और हमें भी गुलाम है और हमें इससे जो है लड़ करके आजादी प्राप्त करनी है। ठीक है। छठवीं बात यह है, इट एक्टेड एज अ ब्रिज बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इंडियन पीपल। क्योंकि कांग्रेस को बनाने में एक अंग्रेज व्यक्ति का हाथ था, इसलिए जो कांग्रेस है वो दोनों के बीच में काम करती थी, भारतीय जनता के बीच में भी और ब्रिटिश सरकार के बीच में भी। तो दोनों के बीच में तालमेल बिठाने का काम करती थी और इसके पहले किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में ये अभाव था। ठीक है। सातवीं बात, प्रिपेयर इंडियन पीपल फॉर अ नेशन वाइड मूवमेंट। इसने लोगों को तरीका बताया, खासकर गांधी के आने के बाद, कि हमें आंदोलन करना है, कैसे करना है, बिना रक्तपात किए, बिना लड़ाई किए, बिना झगड़ा किए, हमें कैसे ब्रिटिश सरकार को झुकाकर अपनी बात मनवानी है। ये काम कांग्रेस ने किया। आठवां,
टेकिंग द ब्रिटिश अथॉरिटीज अंडर कॉन्फिडेंस। क्योंकि कई अंग्रेज सदस्य कांग्रेस के उसमें शामिल थे, तो धीरे धीरे कांग्रेस का पर्पज ये था कि हम कांग्रेस आज बनाए और कल ही लड़के आजादी प्राप्त कर लें, ऐसा नहीं है, हम धीरे धीरे प्राप्त करेंगे और उसके पहले हमें अंग्रेजी सरकार को अपने कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। तो ये काम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया। तो इसलिए इन सब चीजों को जरूरत को महसूस करते हुए कांग्रेस जैसे एक बड़े राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी और ये काम कांग्रेस ने बखूबी पूरा किया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कांग्रेस के नेचर के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।